सोचिए, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो डायनासोर के आने से भी पहले से मौजूद है, जिसने ना जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, और आज वही श्रृंखला अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। ये कहानी है अरावली की, जहाँ करोड़ों साल का भूविज्ञान, हजारों साल का इतिहास और आज का एक बड़ा संकट सब एक साथ आके खड़े हो गए। 2 अरब साल, ये इतना लंबा वक्त है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं पाता। अरावली तब से यहाँ खड़ी है जब हमारी पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। ये सिर्फ डायनासोर से ही नहीं, बल्कि हमारे विशाल हिमालय से भी लाखों करोड़ों साल पुरानी है। तो आज हम अरावली के इसी सफर को 4 हिस्सों में समझेंगे। हम इसकी प्राचीन जड़ों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे इसने इंसानी सभ्यताओं को पाला पोसा, और आखिर में बात करेंगे उस सबसे बड़े खतरे की जो आज इसके सामने खड़ा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक ढेर क्यों नहीं है, ये असल में उत्तर भारत की लाइफलाइन कैसे है। अरावली को ना प्रकृति का एक बहुत बड़ा गार्ड समझिए। एक तरफ ये थार रेगिस्तान की गर्म रेत को आगे बढ़ने से रोकती है, एक दीवार की तरह। दूसरी तरफ ये मानसून की हवाओं को रोककर बारिश करवाती है। यही नहीं, लूनी और साबरमती जैसी बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं, और ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने का भी काम करती है। मतलब सही मायनों में ये पूरे उत्तर भारत की धड़कन है। तो बात साफ है, अरावली सिर्फ एक नक्शे पर बनी लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता काम करता हुआ इकोसिस्टम है जो इस पूरे इलाके की हवा, पानी और जिंदगी को कंट्रोल करता है। चलिए अब जरा टाइम मशीन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्हीं पहाड़ों ने भारत की शुरुआती महान सभ्यताओं में से एक को जन्म दिया। तो मिलिए आहार बनास संस्कृति के लोगों से। ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के ही समय के थे, यानी आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले। पर इनकी असली पहचान थी धातु की कला में इनकी जबरदस्त महारत। और उनके इस टेक्नोलॉजी की ताकत कहां से आई? सीधे सीधे अरावली की गोद से। ये वो पहले लोग थे जिन्होंने अरावली से बड़े पैमाने पर तांबा निकालना सीखा, और फिर उसी तांबे से औजार और कलाकृतियां बनाकर ये अपने समय की एक बहुत एडवांस्ड और ताकतवर संस्कृति बन गए। यहाँ इस नक्शे पे देखिए, ये लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश के इन इलाकों में बसे थे, और जरा इनकी कारीगरी का ये कमाल देखिए। ये हैं उनके बनाए काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, जिन पर सफेद रंग से कितनी बारीक डिजाइनिंग की गई है। यही इनकी पहचान थी। चलिए अब समय में एक और लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं मध्य युग में, जहां अरावली की इन्हीं चट्टानों पर आर्किटेक्चर के कुछ ऐसे करिश्मे हुए जो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। सोचिए, ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़ अपने आप में एक दीवार थे, एक ऐसी प्राकृतिक दीवार जिसे पार करना किसी भी सेना के लिए लगभग नामुमकिन था। राजपूत राजाओं ने इसी का फायदा उठाया और अपने शानदार किले ऐसी चोटियों पर बनाए जहां दुश्मन का पहुंचना तो दूर, देख पाना भी मुश्किल हो। और उनकी सोच कितनी विशाल थी, इसका अंदाजा तो बस इस एक तस्वीर से लगाया जा सकता है। ये है कुंभलगढ़ का किला, और इसे घेरने वाली ये दीवार जानते हैं कितनी लंबी है? पूरी 36 किलोमीटर। चीन की महान दीवार के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये वो 6 किले हैं जो इतने खास हैं कि यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि राजपूतों की बहादुरी, उनकी संस्कृति और कला की वो कहानियां हैं जो आज भी अरावली की हवाओं में जिंदा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा होता है, जो विरासत हजारों साल तक टिकी रही, क्या वो हमारी इस 21वीं सदी को झेल पाएगी? और यहीं से हम पहुंचते हैं हमारे सफर के आखिरी और सबसे चिंताजनक पड़ाव पर। आज अरावली पर कौन से खतरे मंडरा रहे हैं? तो आज का दुश्मन कौन है? एक नहीं बल्कि 3 बड़े दुश्मन हैं। पहला, अवैध खनन जो पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। दूसरा, तेजी से फैलते शहर जो इसकी हरियाली को निगल रहे हैं। और तीसरा, एक नया सरकारी नियम जो शायद इस प्राचीन धरोहर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तो आखिर ये विवाद है क्या? सारा खेल इस एक नियम का है। ये नया नियम कहता है कि किसी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा और उसे कानूनी सुरक्षा तभी मिलेगी जब उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। मतलब अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की भी है तो कानूनी तौर पर वो अरावली है ही नहीं। और इस एक नियम का असर देखिए कितना भयानक हो सकता है। गुड़गांव की 95% और फरीदाबाद की 90% अरावली पहाड़ियां इस परिभाषा के हिसाब से अरावली नहीं रहेंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि इन जगहों पर खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। इस पर एक पर्यावरण विशेषज्ञ का ये सवाल ना सीधा दिल पर लगता है। वो पूछते हैं, अगर ये परिभाषा बन गई तो अरावली खत्म हो जाएगी। क्या हम गंगा को ऐसे ही मनमाने नियमों से परिभाषित करेंगे? अगर गंगा कहीं पतली हो जाती है तो क्या वो गंगा नहीं रहती? ये एक बहुत तीखा सवाल है कि क्या हम अरबों साल पुरानी विरासत को 1 मीटर के फीते से नाप सकते हैं? और ये सिर्फ कोई भविष्य का डर नहीं है, ये तो हो चुका है। हकीकत ये है कि पिछले 50 सालों में राजस्थान की 128 अरावली पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। वो अब नक्शे पर हैं ही नहीं। हालांकि इस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है।
कोर्ट ने सरकार को एक नई मैनेजमेंट योजना बनाने का आदेश दिया है और साफ कहा है कि जब तक ये योजना फाइनल नहीं हो जाती तब तक खनन के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाई सिर्फ अरावली की नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी देश अपनी भविष्य की जरूरतों और अपनी अरबों साल पुरानी विरासत के बीच बैलेंस कैसे बनाता है, और इसी एक सवाल के जवाब पर अरावली का भविष्य टिका हुआ है।